मैं सबसे पहले तो साफमा का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने आज के इस अहम सेशन में मुझे बुलाया। गो कि आपके सेशन में काफ़ी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है बीइंग गवर्नमेंट स्पोक्समैन, और यहाँ पे बड़ी सैर हासिल डिस्कशंस ऑलवेज जब भी आपके सेमिनार्स हुए हैं, सेशंस हुए हैं। आज कुछ नई जहतें भी खुली हैं और मैं समझता हूँ ये बहुत सेहतमंद बात है। गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म मीडिया का मुकम्मल हक है और उसके बगैर गवर्नमेंट के धारे सीधे नहीं होते। दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा समाज और मुआशरा आज तक नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जहाँ लोगों ने वॉलंटरली अपने आप को ठीक कर लिया। हमेशा एक ख़ास प्रेशर, भले वो स्टेट का था और उससे बड़ा प्रेशर पब्लिक ओपिनियन का था, उसी ने लोगों को और समाजों को ठीक किया है। बल्कि मैं तो यहाँ तक बिलीव करता हूँ, पता नहीं इस पर कोई कदगन ना लग जाए, कि हम लोग अल्लाह के खौफ से नहीं डरते। हर वो काम हम तन्हाई में और चार दोस्तों के साथ बैठ के कर लेते हैं जो गुनाह है, लेकिन वही काम हम पब्लिक में नहीं करते। अल्लाह तो हर जगह है, सो पब्लिक ओपिनियन उससे बड़ा है। आज गवर्नमेंट के ऊपर जब तक पब्लिक ओपिनियन उतना ज़्यादा मौसर तरीके से खड़ा नहीं होता, हम इवॉल्व नहीं करते उसको, कोई हुक्मरान नहीं चाहेगा कि वो अपने इख्तियारात सरेंडर कर दे, वो अपनी बादशाही को छोड़ दे, वो अपने अल्लाह तरल्लों को छोड़ दे। कोई वॉलंटरली किसी ने नहीं छोड़ा आज तक। दुनिया के कानून में यही है। कुछ लोग उठे, कुछ उन लोगों ने एक तहरीक चलाई है, एक पब्लिक ओपिनियन इवॉल्व किया है। आज भी मलका बरतानिया का शायद दिल करता होगा कि मेरे पास कुलोपत्र वाला अख्तियार हो, लेकिन उसको ये हक उसका समाज नहीं दे रहा। और यही काम ख्वातीनो हजरात हमें करने की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी, आज का जो मौजू है मीडिया डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस, मैं डेमोक्रेसी को कोई आइडियल निज़ाम नहीं समझता। डेमोक्रेसी दुनिया का कोई हतमी निज़ाम नहीं है, लेकिन आज तक के अवेलेबल निज़ामों में सबसे बेहतरीन ज़रूर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें बेशुमार अपनी कबाहतें भी होंगी। और हम जब डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, जब गवर्नमेंट की बातें करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की बातें करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज से हमें बहुत सारी तवक्को होती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हमें बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं और राइटफुली होती है। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप खुद अपने आप को वॉलंटियर करती है, लोगों के सामने पेश करती है कि हम कौम को इस मैनिफेस्टो, इस मंशूर के तहत लेके चलना चाहते हैं, समाज के मसाइल हल करना चाहते हैं। उनके ऊपर कोई चीज़ें ठोंसता नहीं है। मैंने बनना चाहता था, मैं लोगों के पास गया, मुझे लोगों ने वोट दे दिया। अगर मैं ना जाता तो ये मेरी चॉइस थी। आज भी मैं अगर चाहूं कि मैं ये काम नहीं करना चाहता, सियासत नहीं करना चाहता, तो मुझे कोई कंपल्शन तो नहीं है। और अगर मेरी जमात ने, बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस ने ये बीड़ा उठाया है ये काम करने का, तो फिर मैं लोगों को आंसरेबल भी हूं। मुझसे तवक्कुआत भी उतनी बड़ी होती हैं। और ये बात भी दुरुस्त है कि डिक्टेटरशिप्स में लोगों ने कभी मुतालबात नहीं किए, बहुत कम होता है, वेरी वेरी फ्यू। डिक्टेटरशिप के अंदर आप हमेशा डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, लोग जमहूरियत का मुतालबा करते हैं, आइन का मुतालबा करते हैं, और जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो अपने राइट्स मांगते हैं। बिलाशुबा पॉलिटिकल लीडरशिप ने वो गाइडेंस फराहम करनी है कि हम सारे उस अमल को, जो समाज की तरक्की का अमल है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर्स भी चेंज करने हैं, समाजी रवैये भी बदलने हैं, उसको एक्सपेडाइट किया जा सके। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, एक गुजारिश मुझे आपसे ज़रूर करनी है। ये तवक्को हुकूमत से करना और ये हुकूमत के ऊपर नज़र रखना कि वो बिल्कुल निज़ाम को शफाफियत से चलाए, ये एक जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारी भी है। लेकिन क्या समाज से हटके हुकूमतें होती हैं? क्या ओवरऑल समाजी रवैयों से हटके कोई निज़ाम तख्लीक पा जाते हैं? आप बैठे पाकिस्तान में हो और समाजी रवैये का तवक्को आप अमेरिका का करें, क्या ऐसा मुमकिन है? और क्या एक छलांग में सारा सफर तय हो सकता है? दुनिया में तो रेवोल्यूशन से ये काम नहीं कर सके, हम तो एवोल्यूशन की बातें कर रहे हैं।
मैं आपको अकाउंटेबल हूं, मेरी हुकूमत आपको अकाउंटेबल है, मेरी जमात आपको अकाउंटेबल बिल्कुल है, लेकिन मेरी अकाउंटेबिलिटी सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है खाली। मेरे कुछ हदूद व कयूद हैं। यह बात आप मुझसे तवक्को कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल ऑनेस्टली काम करूं, मेरिट के ऊपर काम करूं, 100%, जो कानून है उसके मुताबिक चलूं। ख़वातीनो हज़रात, इस मुल्क के अंदर कानून तो मौजूद है, और जस्टिस तारिक साहब तशरीफ फरमा है, शायद हमारा कानून दुनिया के किसी भी कानून से कमजोर नहीं है। कोई कानून ना होने का मसला नहीं है। अभी यहां पे कहा गया कि हम आइन को इतना मजबूत कर दें, हम इतने कानून बना दें कि इस मुल्क के अंदर कोई गैर जमहूरी तजर्बा ना हो सके। तो क्या ऑलरेडी कानून नहीं है? ऑलरेडी आपके आइन के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद है उसकी, गैर जमहूरी तजर्बों की? आंसर इज नो। लेकिन इसके बावजूद गैर जमहूरी तजर्बे होते रहे। तो फिर कौन सा काम है, कौन सी फोर्स है? अदालतें मौजूद रही हैं, कानून मौजूद हैं, आज मौजूद हैं, आज से पहले भी मौजूद थे, लेकिन वो रास्ते रुके नहीं हैं। उसके भी हतमी फैसला को जो रोल अदा करना है वो पब्लिक ओपिनियन ने करना है। जब लोग खड़े हो जाएंगे अपने हकूक के लिए और किसी दूसरे हुक्मरान, और ये आसानी से नहीं होना, इसके लिए खून भी बहाना है, इसके लिए मारें भी खानी है, जेलें भी झेलनी है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना फख्र जरूर है, हम ये नहीं कहते कि हम ही हैं, लेकिन हम जैसे बहुत कम हैं जिन्होंने बहरहाल खून भी बहाया है, जाने भी दी हैं, कोड़े भी खाए हैं, फांसियां भी झेली हैं। हम उनके वारिस जरूर हैं। हाँ, हम इंसान हैं, हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम कोई फरिश्ते हैं, हम अफलातून हैं और हम सारे मसाइल का हल है। मेरी शहीद कायद ने यही बात सोचते हुए पाकिस्तान के अंदर मुफाहमती सियासत का आगाज किया था, डायलॉग ओपन किया था, वरना इस पाकिस्तान के अंदर इससे पहले यह रवायत नहीं थी। और आप मुझसे ज्यादा शाहिद हैं, आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। ख़वातीनो हज़रात, हमसे तवक्को करते हुए यह भी जरूर देखिएगा कि मैं जिन हालात में वोट लेके आता हूं, वो हम कहते हैं ना जी कि बहुत सारी इस मुल्क की कुव्वतें वो हैं जो बिकॉज ऑफ मैनी फोर्सेज आती हैं। हम तो हमेशा अपार्ट फ्रॉम दोज फोर्सेज आते हैं। हमें तो बहुत सारी जान जोखों में डाल के, बड़ी तकलीफों से गुजर के, बड़े रिस्क लेके सियासत करनी होती है। और मुझे अपने हलके को भी राजी रखना है। जरा मेरी समाजी कैफियत को भी ध्यान में रखिएगा। अगर मैं अपने हलके के लोगों को थाने से नहीं छुड़वाऊंगा, ट्रांसफर नहीं कराऊंगा, नौकरी नहीं दूंगा, फलां काम नहीं करूंगा, मुझे वोट नहीं मिलेगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि नहीं मिलता तो ना मिले, आपका तो हक है, लेकिन मेरे बाद जो शख्स आएगा, आपके पास क्या गारंटी है कि वो सारा इंसाफ कर लेगा? उसको भी इन हालात का सामना करना पड़ेगा। जरा मेरी ऑब्जेक्टिव कंडीशन भी देख लीजिए ना, मैं किस हालात में बैठा हूं। मैं सुबह उठता हूं तो मैं किन हालात, मेरे घर में 15 लोग बैठे होते हैं, 20 लोग बैठे होते हैं कि जिनका काम है मुझे उनकी सिफारिशें भी करनी है। आप तो कह सकते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा मैंडेट नहीं है, बट मुझे उनसे वोट लेने हैं। यही जमहूरियत का तकाजा है ना। मुझे किसी ने नॉमिनेट नहीं करना, मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी राजी रखना है, मुझे अपने साथियों को भी राजी रखना है। और ख़वातीनो हज़रात, बहुत माजरत के साथ, जो मेरा आज तक का स्टडी है, मेरी आज तक की थोड़ा एक्सपीरियंस है, जो मैंने आज तक देखा है और सुना है, वो यही है कि कमर ज़मान ये चाहता है कि इसके मसले तो हल हो जाएं। इसके लिए तो कानून जो है वो रोक दिया जाए, इसके लिए तो कानून बाईपास हो जाए, लेकिन बाकी मुल्क में कानून नाफिज हो जाए। मैंने तो आज तक इस मुल्क के अंदर हर शख्स को इसी तरह देखा है। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए एग्जेम्प्ट हो जाए लॉ। वो जर्नलिस्ट है, वो पॉलिटिशियन है, वो जज है, वो फलान है, जो भी है, वो अपने लिए कानून एग्जेम्प्ट करना चाहता है। जब मेरी बारी आती है, मैं कहता हूं मुझे एग्जेम्प्ट कर दो और कानून नाफिज हो जाए, इस मुल्क में गुड गवर्नेंस हो जाए। भाई, क्या एक हुकूमत, क्या एक असेंबली, जिसके अपने, जिस तरह कहा गया कि अपने हाथ पांव बंधे होते हैं, उसकी बहुत सारी कंपल्शंस होती है। हमें कहा गया कि हम तो शुतरे बेमोहर की तरह फैसले करते हैं। हाँ, हम इंसान हैं, हमारे रवैये पाकिस्तानी रवैये हैं ना जी, हमारे रवैये अमरीकी रवैये तो नहीं हो सकते। और फिर मैंने ये भी कहा कि अगर मेरे ऊपर प्रेशर नहीं होगा तो मैं वही रवैया अख्तियार करूंगा। हाँ, आज के समाज में जब अदालतें इतनी आज़ाद हैं,
जब मीडिया इतना वाइब्रेंट है, जब पार्लियामेंट के अंदर मौजूद अपोजिशन इतनी वाइब्रेंट है, तो मेरे पास कितनी लिमिटेशंस हैं, यह जरा जरूर गौर कर लीजिए। और यह भी मुझसे तवक्को करते हुए फैसला जरूर कीजिए कि मैंने जब पाकिस्तान का मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, उस वक्त पाकिस्तान की फिजा क्या थी और मेरी स्ट्रेंथ क्या थी। 128 मेंबरान के साथ 372 के ऐवान में मैं पहुंचा था। 342 के ऐवान में 128 मेंबर्स के साथ आया था। 171 और 72 बंदे मुझे चाहिए, मेंबर चाहिए असेंबली के अंदर अपनी सिर्फ अददी बर्तरी रखने के लिए, अपना वजूद कायम रखने के लिए। फिर मुझे अलायंसेस बनाने पड़ते हैं और अलायंसेस की मजबूरियां होती हैं, और फिर मेरे मुखालिफ कुव्वतें बहुत सारी साजिशें कर रही होती हैं, और लोगों के रवैये इंस्टीट्यूशनल रवैये हैं, मुआशी मफादात हैं, कार्टल्स हैं। मुझे उनके साथ चलना है। इंस्टीट्यूशनल रवैये एकदम खत्म नहीं हो जाते। जिस तरह एक फर्द की आदत होती है, मुआशरों की अब आदतें ऐसी होती हैं, इंस्टीट्यूशंस के भी अपने बिहेवियर्स होते हैं। हमारे यहां अगर फौज ने माजी में कब्जा किए रखा इक़्तिदार पे, तो आज के अगर उनके लीडर्स इक़्तिदार पे कब्जा करने के ख्वाहिश नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर मौजूद है जिसने वक्त से जाना है। बाकी इदारों के साथ भी इसी तरह है। मैं भी उसी का हिस्सा हूं, मेरे साथ भी यही सूरत हाल है। फिर सूबाई हुकूमतें मेरे साथ हैं, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं। लेकिन ख्वातीनो हजरात, एक जरूर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हां हमसे कोताहियां हुई, हां हमसे नातजुर्बाकारियां हुई, हां मैं कब कहता हूं हम अफलातून हैं। हमने फैसले किए, हमारे फैसलों के रिजल्ट कभी 80% सही आए, कभी 0% आए, कभी 20% आए, और आपने उसको ऑब्जेक्टिवली देखा, आपका हक है, और जरूर देखिए यही तरीकाकार है। अब जरा इससे आगे बढ़ जाइए, ये देखिए कि ये कमजोर गवर्नमेंट, ये कमजोर जमहूरियत जो किन हालात में आती है। अपनी कायद की शहादत दे के, अपने साथियों के जनाजे अपने कंधों पे उठा के हम लोग इलेक्शन में आते हैं, और उस वक्त आते हैं जब पाकिस्तान श्रिंक हो रहा है, स्टेट श्रिंक हो रही है, दहशतगर्दी जगह पकड़ रही है। वाना में, वजीरिस्तान में, मालाकंड में क्या नहीं हो रहा। यह कहा जा रहा था कि 60 किलोमीटर रह गए, कल आए कि परसों आए इस्लामाबाद में। इस फिजा में दिया ना पाकिस्तान हमें आपने, और हमने दहशतगर्दी की उस जंग में, जब पाकिस्तान श्रिंक होता है, जब बलोचिस्तान के अंदर जिस तरह सदीक बलोच साहब ने कहा, आज जो फिजा है इससे बदतर फिजा थी। आज हम ये नहीं कह रहे सब आइडियल हो गया, इससे बदतर फिजा थी। पाकिस्तान का तराना वहां पढ़ना मुश्किल हो गया था, कौमी झंडे उतारे जा रहे थे वहां के एक सेक्शन से। पाकिस्तान के अंदर अदलिया कैद थी, जेलों में थी अदलिया। आप भी सड़कों पे थे, मैं भी सड़कों पे था, पॉलिटिकल फोर्सेस भी सड़कों पे थी, और हमारे जज साहबान अपने घरों के अंदर कैद थे, और हम सब मिलके उनके घरों के बाहर लगे हुए खारदार तारों के बंडल 1 इंच नहीं हटा सके थे। आप मुझसे तो कह सकते हैं, मुझसे तो पूरा समाज कह सकता है कि तुम्हारी जमात ने तो अनौरो किया था, तुम तो समझौते कर गए थे। और हमें यह भी ताने दिए जाते हैं, हमारे साथी भी ताने देते हैं कि मैं तो कोई समझौता करके नहीं आया। वो ये नहीं कहता मैं कोई समझौता करके गया भी नहीं था। लेकिन ख्वातीनो हजरात, गुजारिश यह है कि अगर वो समझौते अगर हम नहीं करते, तो क्या पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स मुमकिन थी? आपका हक है, आप अपना ओपिनियन रखते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि मेरी कायद ने वो समझौता किया। वो समझौता क्या था? वो समझौता पाकिस्तान के अंदर एक सेफ एंट्री था। आप बिल्कुल, आपका हक है, पाकिस्तान की हर फोर्स का हक है। मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दोनों पाकिस्तान से बाहर रखे जाते हैं। फिजा क्या है? जनरल मुशर्रफ साहब अपने अगले इलेक्शन का डोल डाल रहे हैं। यूनियन काउंसिल से लेकर मरकज तक हुकूमतें उनके पास है, फौज उनके साथ है, अदलिया उनके साथ है, पुलिस उनके साथ है, पॉलिटिकल फोर्सेस उनके साथ है, और प्रेस का पूरा एक सेक्शन उनके साथ है। अगर आपके पास पूरे मुल्क की तारीख है, तो मेरे पास भी पूरे मीडिया की तारीख पर मौजूद है, और आपके पास भी मौजूद है। किस डिक्टेटर को साथ नहीं दिया मीडिया ने? सारे मीडिया की बात नहीं करता मैं, इस मीडिया की बहुत बड़ी तारीख है, बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, जाने निसार की हैं इस मुल्क की जमहूरियत की आज़ादी के लिए। मीडिया की अपनी आज़ादी कोई हैसियत नहीं रखती। मीडिया हमेशा जमहूरियत की आज़ादी के लिए लड़ा है, क्योंकि जमहूरियत होगी तो मीडिया की आज़ादी होगी। डिक्टेटरशिप में, बादशाहों में भी मीडिया तो है, वहां भी मीडिया के सेक्शन मौजूद है, अखबार निकलते हैं, टीवी चलते हैं,
आजादी नहीं है। जमहूरियत की आजादी के साथ लिंक्ड है मीडिया की आजादी। तो मीडिया का मैं जब बात कर रहा हूं तो क्या आमरीयतों में ऐसा नहीं हुआ? और मुझसे आप तवक्को करते हैं कि मुझे आपने चलने की आदत नहीं डाली एक बच्चे को, और मुझसे एक मैच्योर आदमी की तवक्को की जा रही है। आप कह रहे हैं कि मीडिया, ग्रोइंग मीडिया, आपकी उम्र मुझसे ज्यादा है। आप मीडिया के तौर पे आपने बतौर मीडिया काम किया है पाकिस्तान बनने से पहले से लेकर आज तक। आपकी रवायतें हैं, सियासत की रवायतें नहीं है जनाब। पहले थी नहीं, इस समाज के अंदर नहीं थी, लोगों को पढ़ने की आदत नहीं थी, अखबार नहीं थे, रेडियो नहीं थे, सरकार के थे सारे। आपके तो फॉलोअर्स भी थे, आपकी तो रवायात भी थी, मेरी तो रवायतें ही नहीं थी। मैंने अपनी रवायतें भी पैदा करनी है, मैंने चैलेंजेस का सामना भी करना है, मैंने जाने भी देनी है। इस सारे तनाजुर में मुझे देखिएगा। और मैं अर्ज कर रहा था कि जब हुकूमत आप मुझे देते हैं तो उस वक्त फिजा यह है कि मुल्क के अंदर एक आमर बैठा है, मेन स्ट्रीम लीडरशिप बाहर है, पाकिस्तान श्रिंक हो रहा है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर जनाब, हमारे लोगों ने, हमारे अफसर, हमारे जवान, हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं। और हम अपने शहीदों के जनाजे दिन की रोशनी में नहीं पढ़ा सकते, रात के अंधेरों में जनाजे पढ़ाते हैं। हमारे अफसर और जवान अपनी वर्दियां पहन के अवाम में नहीं जा, पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में नहीं जाना, पाकिस्तान के अंदर नहीं जा सकते, मना कर दिया गया है। हालात ऐसे नहीं है। इन हालात में पाकिस्तान दिया ना हमें आपने, और आज ये कमजोर, ये नाहल, ये बड़े पता नहीं फलां फलां फलां, हम कमजोर से बिल्कुल हैं, और हम में बिल्कुल खामियां हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन ख्वातीन हजरात, हमने इस कमजोर जमहूरियत ने कंसेंसस के साथ 18th अमेंडमेंट की है, हमने एनएफसी किया है, और ये पूरी लिस्ट जिसका आप कहेंगे फिर बार बार वही तज़किरा करता है, जिसकी जेब में जो होगा वही दिखाएगा। और मैंने पाकिस्तान के फंडामेंटल इश्यूज के ऊपर बातें की हैं। मैंने गिलगित बिल्तिस्तान एम्पावरमेंट आर्डर से लेके आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान तक, एनएफसी तक, नहीं हुआ होगा पूरा काम आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान पे, 10% हुआ होगा, 20% हुआ होगा, एक्सपेडाइट करना है उसको। हमने टाइमलाइन दी हुई है उसके अंदर। हमने पाकिस्तान के मजदूर के सारे मसाइल हल नहीं कर दिए, ये बात दुरुस्त है। मुझे तो पाकिस्तान के लोगों की पल्स मिलती रहती है, लोग हमें गालियां भी दे रहे हैं, लोग हमसे नाराज भी हैं, लोग कहते हैं कि महंगाई हो गई, जीना मुश्किल हो गया, और वाकई ऐसा है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मुझे भी तो देखिए कि ये फैसला मैं क्यों कर रहा हूं, कितना आसान है मेरे लिए ये फैसला करना। कोई सियासी कुव्वत अपना सियासी नुकसान नहीं करती ख्वातीन हज़रात, माली नुकसान करते हैं, जानी नुकसान कर लेते हैं, सियासी नुकसान नहीं करते। क्यों नुकसान किया मैंने, और क्यों नुकसान कर रहा हूं मैं बतौर हुकूमत के, कि मैं वो फैसले कर रहा हूं कि सब्सिडियां खत्म कर लो, मुल्क के अंदर महंगाई हो रही है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए फैसले कर रहा हूं कि मुझे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फिक्र है। सियासत मेरी बात का इशू है। जब मैं हुकूमत में आता हूं तो मुझे सिर्फ बिजली की मद में 450 अरब का सर्कुलर डेट मिलता है। जब मैं हुकूमत में आता हूं तो उस वक्त $18 का बैरल है और 60 रुपए का डॉलर है। आज $80 का बैरल है और 85 रुपए का डॉलर है। और अगर मैं उसी तरह सब्सिडी देता चला जाता हूं तो पाकिस्तान का टोटल जो हमारे पास डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो सब्सिडी में गर्क हो जाता है, 1 साल की सब्सिडी में गर्क हो जाता है। आज भी बावजूद इन हालात के, मैं इन एफिशिएंसीज का इकरार कर रहा हूं साथ, लेकिन आज भी $20 अरब रुपया हम सिर्फ वापडा की मद में दे रहे हैं, जो हमारा परचेज और सेल रेट का डिफरेंस है। 20 अरब रुपया, 260 अरब रुपया बनता है जनाबे वाला, 240 अरब रुपया। अगर हम उसको कट कर देते हैं, कल किसी दोस्त ने लिखा कि जी इससे कोई 4 या 5, जो अभी रेट बढ़ा है उससे 4, 5, 6 अरब रुपया गवर्नमेंट को आमदन होगी। 240 अरब रुपए में से इतना सारा डेफिसिट निकल जाएगा। हाँ, बिजली महंगी पैदा हो रही है, सस्ती बेचनी है, तेल महंगा आ रहा है, सस्ता बेचना है, तरीकाकार क्या है? इससे दूसरी कोई राय नहीं है कि हमें टैक्स बेस बड़ा करना है, हमें अपनी एफिशिएंसी को बेहतर करना है, टैक्स निजाम को दुरुस्त करना है, इस कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक बात है, लेकिन क्या ये एक दिन में, 1 साल में हो सकता है? क्या लोगों के इंस्टीट्यूशनल रवैयों को आप 1 साल में, 6 महीने में दुरुस्त कर पाएंगे? रोटी मुझे आज चाहिए, आप कहते हैं आज फसल काश्त करो, साल बाद तुम्हारी फसल होगी, उसमें से तुम बेहतर फसल पैदा करके अच्छी रोटी खा लेना। भाई आज मुझे छान बूरा सही, लेकिन खाना तो है।
आज मुझे जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमारी हुकूमतें इसी अमल से नहीं निकल पाती। हमारे भी देखिए हाथ कहां कहां बंधे होते हैं, किस तरह मुमकिन है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, मैं नारा लगाऊं IMF मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, फलां मुर्दाबाद, और मैं पॉपुलिस्ट नारे लगा के बड़ा अच्छा काम कर। मुझसे बेहतर कौन जानता है पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स? मैं तो हूं ही अवाम से और अवाम की वजह से, मैं तो किसी और वजह से नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद मैं अवाम को नाराज कर रहा हूं, क्यों? अहमक हूं क्या? हाँ, आपकी नजर में हो सकता हूं, पर इतना नहीं हूं, जानता हूं इसके हालात क्या है। ख़वातीनो हज़रात, सवाल सिर्फ यह है कि हमारी इनएफिशिएंसीज, हमारी मजबूरियां भी होती हैं। हम फरिश्ते नहीं हैं, हम अमेरिका के हालात में नहीं है, बरतानिया के हालात में नहीं है। मुझे भी प्रेशर ग्रुप्स का सामना करना होता है, अपनी जमातों के अंदर भी, अपने पॉलिटिकल अलाइज में भी, अपोजिशन में भी, आपके सामने भी। हाँ, आपके सामने भी, आपके प्रेशर्स का भी फेस करना पड़ता है मुझे, गवर्नमेंट को। हैं आपके ग्रुप्स, आपसे छुपे नहीं है। मैं किसी तलखी की तरफ नहीं जाना चाहता, इस फोरम को तलखी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बड़ी मुस्बत तजावीज़ दी गई हैं, मैं उसके लिए अपने आप को ओपन रखता हूं। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करता हूं कि हाँ, मेरे फेलियर्स भी हैं, मेरी कमजोरियां भी हैं, मेरी इनएफिशिएंसीज भी हैं, लेकिन मेरी सक्सेसेस भी हैं। और मैंने पाकिस्तान के अंदर पॉपुलिस्ट नारे लगा के पॉलिटिक्स नहीं की। मैंने इकोनॉमिक सेक्टर पे वो फैसले किए कि दुनिया भर में आने वाला वो सबसे बड़ा बहरान, जिसने अमेरिका जैसी इकोनॉमी को, जिसने बरतानिया जैसी इकोनॉमी को, जिसने जापान जैसी इकोनॉमी को शेक करके रख दिया, जिनके पास क्वेश्चंस थे, उन्होंने सैकड़ों अरब डॉलर अपनी इकोनॉमीज में फेंके। और ये वो वाहिद बहरान था, माली बहरान, ख़वातीनो हज़रात, जिसने अमेरिका जैसे मुल्क को, जो एक मुआशी फलसफे का हामिल है, उसका मालिक है, उसका बापू है, उसको अपना फलसफा बदलना पड़ा कि पहली दफा अमेरिकी स्टेट ने प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की। मेरे पास तो क्वेश्चन नहीं था, मैं तो दुनिया का 0.6% हूं, मेरा तो जीडीपी का रेशो 0.6% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी है। मुझ पे कितना बड़ा उसका बोझ आना था, उससे पहले मैंने कुछ फैसले किए थे, उसका इंपैक्ट अगर पाकिस्तान पे कम आया है तो उसकी वजह वो फैसले भी हैं। हाँ, मुझसे गलत फैसले भी हुए होंगे और हुए हैं, मैं उसका इकरार भी करता हूं। लेकिन इन सारी लिमिटेशंस के अंदर मुझे अपने कुछ फैसले करने हैं। ख़वातीनो हज़रात, मैं अपनी बात बिल्कुल ख़त्म कर देता हूं, बहुत लंबी बात हो गई। टैक्स टू जीडीपी रेशो, बड़ी बातें हैं इसके ऊपर, अगर आप चाहें तो किसी वक्त फिर किसी निशस्त में ज़रूर करेंगे। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, हमने रिफॉर्म्ड जीएसटी का एक नारा लगाया था। हमने कहा हम रिफॉर्म्ड जीएसटी करना चाहते हैं। चले वैल्यू एडेड टैक्स ना सही, रिफॉर्म्ड जीएसटी चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर पहले, हमसे पहले मुख्तलिफ ग्रुप्स ने, मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स ने, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज ने, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंशियल्स ने सब्सिडीज ले रखी हैं, एग्जेम्पशंस ले रखी हैं। आपके इस वक्त टैक्स सिस्टम के अंदर बहुत सारी एग्जेम्पशंस हैं, हम चाहते हैं वो एग्जेम्पशंस खत्म हो जाएं, और जिन लोगों के मुफाद पे जद पड़ती है वो उसके मुखालिफ हैं। क्या कभी किसी ने, मैं आपको ओपन ऑफर कर रहा हूं, क्या कभी आपने ये बात भी कही है कि इस मुल्क के अंदर अगर गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स करनी है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी है, टैक्स रिफॉर्म्स करनी है, उसके लिए कोई नया मैकेनिज्म लाना पड़ेगा ना? है कोई इस ऐवान में बैठा जिसने जीएसटी, रिफॉर्म जीएसटी को सपोर्ट किया हो? थैंक यू वेरी मच। एक हाथ उठा है, तादाद में मैं गुजारिश करता हूं सर, उस पर बहुत बड़ी तनकीद हुई है हम पे और आज भी हो रही है। इसलिए गुजारिश कर रहा हूं मैं, इम्तियाज आलम साहब तवज्जो चाहता हूं, इसलिए गुजारिश की है कि ये रिफॉर्म जीएसटी लगाने का मुझे क्या शौक है। आप तो कहते हैं ये सियासतदान खुद टैक्स नहीं देते, आप तो कहते हैं ये मिलों के मालिक हैं और ये एग्जेम्पशन लेके बैठे हुए हैं, आप तो कहते हैं ये माफियाज हैं। अरे भाई, मैं फैसला कर रहा हूं ना, आप तो फैसला नहीं कर रहे। मैं तो सियासतदान हूं, मैं फैसला कर रहा हूं कि रिफॉर्म जीएसटी की तरफ जाना चाहिए, इसलिए कि इस मुल्क का सारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो जाए, इसलिए कि इस मुल्क के अंदर जिन इंटरेस्ट ग्रुप्स ने, कमर्शियल ग्रुप्स ने, माफियाज ने एग्जेम्पशंस ली हुई हैं वो खत्म हो जाएं और इस मुल्क का बिजनेस सही बुनियादों पर खड़ा हो जाए। और उन एग्जेम्पशंस में आप भी शामिल हैं, मीडिया भी शामिल है। आप भी मेरे साथ कह रहे हैं ना कि हमें एग्जेम्प्ट रखो, मेरी इंडस्ट्री पे बड़ा प्रेशर है, और मैं आपको अकोमोडेट करता हूं। मेरे से मुराद हुकूमत है, जब मैं कह रहा हूं बार बार, वो अपोज नहीं कर रही है, वो जीएसटी उन सर्विसेज को कह रही है कि वो हमारा राइट है। अपोजिशन नहीं हो रही, प्लीज करेक्ट इट सर।
वो मैं और बात है, देखें ना, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज माय व्यू, मैंने आपका व्यू बड़ी आराम से सुना है। और सिंध गवर्नमेंट जीएसटी को अपोज नहीं कर रही, वो सिर्फ सेल्स सर्विसेज का जो जीएसटी है वो कह रहे हैं कि हमारा कलेक्शन का राइट है। हम कह रहे हैं किस तरह कलेक्शन करके दे दीजिए, वो कलेक्शन मोड के ऊपर एतराज जरूर है, अदरवाइज एतराज नहीं है। सो गुजारिश ये है हजूर कि हम ये काम इसलिए करना चाहते हैं, लेकिन उसको कहां कहां से अपोजिशन नहीं है। अगर बिजनेस कम्युनिटी उसको अपोज कर रही है तो समझ आती है, लेकिन पॉलिटिकल फोर्सेस उसको अपोज कर रही हैं, मीडिया हाउसेस उसको अपोज कर रहे हैं, पाकिस्तान के आम लोग उसको अपोज कर रहे हैं। क्यों? अगर कभी मुल्क में किसी चीज की किल्लत आ जाती है, चीनी की किल्लत आ गई, महंगाई हो गई, बाहर से चीनी मंगवानी पड़ेगी, महंगी हो जाएगी। यहां पे भी कार्टल है, बिल्कुल इनकार नहीं है मुझे, बिल्कुल कार्टल है, होर्डिंग करते हैं, इनएफिशिएंसी है हमारे निजाम के अंदर कि हम उस होर्डर को पूरी तरह पकड़ नहीं सकते, उसका गरेबान तक हाथ नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर दुनिया में से चीज महंगी आ रही है, तेल महंगा आ रहा है, सस्ता क्यों नहीं बेचते हो? कभी हम बिजली बम गिराते हैं, कभी हम पेट्रोल बम गिराते हैं, कभी हम चीनी का बम गिराते हैं, यही लिखते हैं ना आप। तो क्या शौक है हमें बम गिरा के कौम को मारने का? इस कौम से तो हमने वोट लेने हैं, कल फिर इनकी अदालत में जाना है। मुझे तो किसी इदारे ने नहीं चुनना, मुझे तो किसी ने सपोर्ट नहीं करना, मैंने तो सिर्फ आवाम के सहारे आना है। इसलिए ख्वातीनो हजरात के दुनिया में चीज महंगी लेके सस्ता बेचने का एक ही तरीका है जो हमारे इल्म में है। अगर और किसी के इल्म में हो तो मैं बता दीजिए, हम चाहेंगे आपसे कि आपकी इनपुट मिल जाए कि वो आप जो क्वेश्चन आएगा, अगर परचेज और सेल रेट का फर्क आ रहा है तो वो क्वेश्चन गवर्नमेंट बर्दाश्त करे। 240 अरब का क्वेश्चन इस वक्त वापडा का है। इसी तरह अगर हम पेट्रोलियम प्राइसेस को पास ऑन नहीं करते तो 100 अरब से ज्यादा उसका चला जाएगा। अगर हम चीनी को भी, मैंने एक प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा कि मैं गुजारिश करने लगा और मुझे पता है कि इसके बाद क्या लिखा जाएगा, इस पे क्या कार्टून बनेंगे, क्या बातें होंगी, क्या, और वो हुआ। तो मैंने एक गुजारिश की कि भाई अगर मुल्क के अंदर चीनी कम हो गई है और बहुत महंगी हो गई है तो आटे के बगैर गुजारा नहीं, दाल के बगैर गुजारा नहीं, घी के बगैर गुजारा नहीं, चावल के बगैर गुजारा नहीं, लेकिन चीनी कम करके गुजारा हो सकता है। तो मैंने कहा अपनी जिंदगी में चीनी कम कर दे। मेरे दोस्तों ने इतना मेरा मजाक उड़ाया कि कल कहेगा घी खत्म हो गया, घी खाना छोड़ दो, परसों कहेगा आटा कम हो गया, आटा खाना छोड़ दो। क्या वजीर है भाई, क्या फलसफा है भाई? ये आपने बातें की थी और किसी ने नहीं की थी, ये मेरे सियासी साथियों ने मुझ पर नहीं कहा था, मुझ पर। लेकिन मैं फिर भी बात कहता हूं, इसके बावजूद हमें कौम से अपील करनी है कि भाई वो चीज जो व्हाइट पॉइजन है, जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, उसका इस्तेमाल कम कर लो। हम ये नहीं कह रहे बंद कर लो, लेकिन उसके लिए भी क्या आपने सपोर्ट किया? आंसर इज नो। पाकिस्तान हम बार बार कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में पर पर्सन कोई 12-13 किलो चीनी खाते हैं, इंडिया में कोई 22 किलो खाते थे, 16-17 पे आ गए हैं, हमको 24 किलो पे खड़े हैं। हम थोड़ी सी अवेयरनेस कर दें यार, मेहरबानी करें, इनको लोगों को बताएं ये तो नुकसानदेह भी है और मुल्क से बाहर से मंगवानी पड़ती है। और अगर हमने सब्सिडी में चलाना है सारा कुछ ख्वातीनो हजरात, तो इस मुल्क का सारा बजट सब्सिडीज में लग जाएगा। और अगर हम रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहते हैं तो जीएसटी है। भाई और कौन सा तरीका है? मैं कल रात को एक अपने हमारे शहर में, छोटा सा शहर है मेरा, लाला मुसा, वहां पे एक शादी में तो यही बहस शुरू हो गई। बिजनेस कम्युनिटी बैठी थी सारी, मेरे दोस्त हैं सारे, मेहरबान हैं। उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने उन्हें पूछा यार ये टैक्स रिटर्न्स जमा हो गई हैं, तो मेरा शहर मतलब कोई लाख की आबादी है तकरीबन, मैंने कहा मेरे शहर की टैक्स रिटर्न्स जमा हो गई हैं, कितना टैक्स जमा हुआ है? वहां पे एक वकील साहब बैठे थे जो टैक्स के प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने कहा जी को 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। मैंने कहा यार इसको और बढ़ा लो, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैक्सिमम 25 लाख से ऊपर नहीं है। और ये मेरे शहर का आलम नहीं है, आपके शहर का भी यही आलम है, और आपके शहर का भी यही आलम है, और इस शहर का भी यही आलम है। अगर आप अपने अपने इलाकाई रिटर्न्स देख लें और अपने अपने कमिश्नरेट से पूछ लें कि आपको टैक्स कितना मिलता है, डायरेक्ट टैक्स, तो यही सूरत हाल है। ये मैंने अपने शहर की मिसाल इसलिए दी कि आपके शहर की मिसाल दूं आप नाराज हो जाएंगे। सो ख्वातीनो हजरात, ये है हमारी सूरत हाल। इसमें हम अगर कोई चीज इंपोज हाँ, कहा गया कि एग्रीकल्चरल टैक्स, यस बिल्कुल लगना चाहिए, सिंध के अंदर इंपोज्ड है, बट कुछ चीजें वो हैं जो हम ऑलरेडी डिवॉल्व कर चुके हैं, हमारा इख्तियार नहीं है। एग्रीकल्चरल टैक्स होना चाहिए, एग्रीकल्चरल टैक्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने लगाना है, मैंने नहीं लगाना। अगर मैं लगाता हूं तो आइन की खिलाफ वर्जी करता हूं, आप उसके सबसे बड़े मुखालिफ होंगे।
सर वो सिंध के अंदर है, कानून मौजूद है, सिंध के अंदर ऑलरेडी प्रैक्टिस उस पर हो रही है। लेकिन गुजारिश ये है कि हमें तमाम एग्जेम्प्टेड सेक्टर को निकालना है। ये मैंने इसलिए गुजारिश कर ली। अब मैं इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ता हूं, खत्म करता हूं अपनी बात को। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात की गई, बिल्कुल मुझे एतराज इस पर नहीं है। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारी दो क़यादतों ने किया था, उसके हमने जो ट्रैक किया उसको, तो उसमें 32 पॉइंट्स उसके बनते हैं। अगर आपके पास हमारी वो गवर्नमेंट की 2 ईयर परफॉर्मेंस बुक हो, जिसके ऊपर भी बहुत एतराज़ात हैं, चलें उसको छोड़े, लेकिन वो अगर आपके पास बुक हो तो उसमें हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को ट्रैक किया हुआ है। उसमें हमने अपने पार्टी मैनिफेस्टो को भी ट्रैक किया है कि हमने कितने वादे किए थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या क्या इंप्लीमेंटेबल था। तो इसमें इंप्लीमेंटेबल वो थे जो एग्जेक्टिव डिसीजंस थे, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स होने थे, उस पर लेजिस्लेशन होनी थी या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होनी थी। उसमें 32 पॉइंट हैं और 28 ख़वातीन व हज़रात आज तक अमल दरामद हो चुके हैं। 28 पे अमल दरामद हो चुका है। अगर आप दुनिया की तारीख में देखें कि कोई डॉक्यूमेंट जो इस तरह का गवर्नमेंट का या इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं जो हमने पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स करने हैं, और उनके अंदर अगर 32 में से 28 अगर आप कर सकते हैं, ये अबव 90% उसकी रेशो है। अगर अबव 90% आप 2.5 सालों में इंप्लीमेंट कर जाते हैं तो इसकी कोई तमसील नहीं है। हमसे पहले 2/3 वाली अक्सरियतें भी आई थी ख़वातीनो हज़रात, हमने पाकिस्तान की फेडरेशन के इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की है, हल नहीं कर लिए। हम बार बार कह रहे हैं हल नहीं कर लिए, लेकिन उस तरफ सिमत में सफर जरूर शुरू किया है। आज हमारी फौज, आज हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे साथ, हमारे लिए एजाज हैं और वो खुद अपने लिए फख्र महसूस करते हैं। आज हमारे शोहदा हमारे लिए ताज का बायस हैं, सारी कौम उनको ओन कर रही है। आज दहशतगर्दी की जंग में हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन दहशतगर्दी की जंग खत्म तो नहीं हो गई। और मैं बार बार ये बात कहता हूं, बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरी कोलीग ने कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चंद तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन करके, चंद लोगों को पकड़ के उनको डिसमेंटल करके अगर हम समझते हैं कि दहशतगर्दी खत्म होगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म हुई और बिल्कुल खत्म नहीं होगी। इस तरह बड़ी बड़ी डीप रूटेड डेमोक्रेसी इसकी जड़ें हैं और हमने बड़ी मेहनत से वो जड़ें बनाई हैं, बड़े पानी सेंचे हैं उसमें अमेरिकी डॉलर भी लगाए थे, उनका फलसफा भी आया था, उसमें दुनिया भर ने मेहनत की थी और हमने बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश के साथ इस सेकुलर सोसाइटी को कन्वर्ट किया था। आज उसकी सजाएं तो मिलेगी ना, उससे बड़ी हिम्मत की जरूरत है और हमें सारी सोसाइटी को, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को, सारे मीडिया को खड़ा होना होगा, उसके सामने हेड टू हेड फेस करना होगा। अगर मैं अपनी जान बचाऊंगा, अपने बच्चों की फिक्र करूंगा, तो ख़वातीनो हज़रात ये दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और आज भी अगर कुछ लोग अगर कहते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, ये पाकिस्तान की जंग नहीं है, भाई शहर मेरे तबाह हो रहे हैं, लोग मेरे मर रहे हैं, मस्जिदें और खानकाहें मेरी तबाह हो रही हैं, इकोनॉमी मेरी तबाह हो रही है, कहा जा रहा है जंग किसी और की है। और मैं हर फोरम पे ये बात कह चुका हूं कि जनाबे वाला, अगर आप ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की जंग नहीं है, हम इसको बंद कर देते हैं, गारंटी करें हमें कि उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होगी। आए हमें भी कुछ कुछ चीजों का इल्म होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके अलावा रास्ता क्या है। आप आज़ादी की बात करते हैं, मैं मुख्तसर, असल में बातें इतनी हो चुकी, मुझे बहुत सारी बातों का जवाब देना है, लेकिन मैं मुख्तसर कर देता हूं। एक मुझे गुजारिश ये भी करनी है कि आपको, हमें मीडिया की, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक आज़ाद मीडिया के बगैर आज़ाद जमहूरियत नहीं हो सकती। कंट्रोल डेमोक्रेसी तो शायद हो जाए, लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ एक तरह की होती है, ये कंट्रोल कोई और चीज़ होती है। और ये मीडिया के, आज़ाद मीडिया के बगैर ये नहीं हो सकती। लेकिन मीडिया की आज़ादी से आपका मुराद क्या है? क्या मतलब है मीडिया की आज़ादी का? क्या आपको मैं आज़ादी दूंगा? क्या आपको हुकूमत पाकिस्तान के कानून आज़ादी देंगे? वो तो ऑलरेडी है। मैंने तो जनाब ये भी कोशिश की है कि स्टेट मीडिया, पाकिस्तान का स्टेट मीडिया, पाकिस्तान टेलीविजन, ये आज मेरे दौर में ऐसा, मैं बार बार जब मेरा कह रहा हूं तो हुकूमत की बात कर रहा हूं, मैं अपनी जात की नहीं कर रहा। तो आज ये हुआ है कि हमने उसको ओपन किया है। आज आपको उसके ऊपर बैठे हुए अपोजिशन के नुमाइंदे, आज आपको बैठे हुए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हुए मिलते हैं और हुकूमती फैसलों के खिलाफ उस पर तनकीद की जाती है। ये गवर्नमेंट के स्टेट मीडिया में पहली दफा हुआ है, हमने ओपन किया है। किस मीडिया हाउस के खिलाफ हमने एक्शन किया है? हमें बड़ा इल्जाम दिया जाता है, हमने इश्तिहार बंद कर दिए हैं, हमने कदगने लगा दी हैं। ख़वातीनो हज़रात, आपके इल्म में है, इससे पहले जो चैनल्स थे वो पैमरा के जरिए नहीं, खुद मैनिपुलेट करते थे
और वो केबल ऑपरेटर्स के साथ पैसे दे के जिस तरह भी मैनेज करते थे, उनको कोई इंटरेस्ट दे के, उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाच करके अपनी पोजीशनिंग कराते थे। खुद बाईपास किया ना, मैंने तो नहीं किया था, आपने खुद रवायतें डाली थी ना केबल ऑपरेटर्स को, ये मैंने तो नहीं कहा था डाले। और अब मुझसे तवक्को की जाती है कि जी हमारी पोजीशन ठीक कराओ, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है हमारी पोजीशन ठीक करवाओ। भाई मैंने कहा था खराब करें नातों को, और अगर आपके साथ उनकी नहीं बनती तो कहा जाता है हुकूमत बंद करा रही है। 2600 केबल ऑपरेटर्स में से, कराची के 232 केबल ऑपरेटर्स में से 4 ऑपरेटर अगर उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, कहते हैं हुकूमत ने बंद करा दिया है। भाई हुकूमत ने बंद कराना है, पैमरा ने करना है तो पूरे मुल्क में करेगा ना। और अगर मैंने ही करना है, इस मुल्क में क्या क्या नहीं हुआ जी, आप किस किस तारीख से वाकिफ नहीं है। अगर मैंने ही करना है तो मैंने उसके इश्तिहार बंद करने हैं, सबसे पहला काम ये करना है। अगर एक मीडिया हाउस को ये गुमान हो, वो मुझे ये कहे कि मैं तो पाकिस्तान के 50% बिजनेस लूंगा, तो मैंने कहा था पीएनएस को, मैंने कहा था सीपीएनई को कि आप बैठ जाइए, फैसला कर दीजिए। अगर आप समझते हैं कि उनका शेयर 50%, आप 70% कर दीजिए, मैं उनको 70% दे दूंगा। आप फैसला कीजिए ना, मुझसे क्यों करवाते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक उनका जितना शेयर बनता है मैं उनको उतना शेयर दे रहा हूं। और अगर एक दिन भी किसी एक मीडिया हाउस का इश्तिहार बंद हुआ है तो मैं ख्वातीन व हज़रात खड़ा हूं, मैं आपको जवाब दूं। किसी एक दिन भी किसी के इश्तिहार बंद नहीं हुए, लेकिन मिलेगा उनको अपने बिजनेस के मुताबिक। और अगर मैं किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करता और मैं समझता हूं कि वो जर्नलिज्म नहीं कर रहा, वो मीडिया हाउस नहीं रहा, वो एक पार्टी बन गया मेरे खिलाफ, क्योंकि आपने इम्पार्शियल भी होना है, ये भी आपकी एक जिम्मेदारी है। और कौन सा मीडिया है जो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली है। अगर मेरी जमात का अखबार मसावात था तो आप उसको सहाफत नहीं मानते थे, आप कहते थे ये तो पार्टी का स्पोक्समैन है। वो पार्टी का प्रोपेगेंडा टूल तो हो सकता है, वो जर्नलिज्म नहीं होता। और अगर मेरे खिलाफ कोई अखबार, कोई मीडिया हाउस ये काम शुरू करता है और मैं ये समझता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये समझता हूं कि वो जर्नलिज्म नहीं कर रहा, वो पार्टी बन गया है, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। क्या कहा मैंने भाई, उनको पकड़ के बंद कर दिया, क्या किया उनके खिलाफ, मैंने पर्चे करा दिए, उनके इश्तिहार बंद कर, क्या किया मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे फैसला किया कि ये पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, दिस इज माय राइट टू रिस्पॉन्ड और नॉट टू रिस्पॉन्ड। इस पे हंगामा हो गया कि ये क्या हो रहा है जी, ये तो गैर जमहूरी। अरे बाबा हमने क्या किया है, मेरा राइट है मैं किसी को जवाब दे। बस पीएमएल मुझ पे एतराज करती है, मेरा राइट है मैं जवाब दूं, मैं ना दूं। हाँ, मीडिया को जवाब देना मेरा हक है, मेरी ड्यूटी है, मैं मजबूर हूं, मैं इस पर पाबंद हूं। लेकिन अगर मीडिया पार्टी है तो फिर मैं नहीं जवाब देता जी। लेकिन मैंने मीडिया को तंग तो नहीं किया, मैंने आपका इश्तिहार तो बंद नहीं किए। और ख्वातीन व हज़रात, इसी शहर के एक सहाफ़ी के खिलाफ उसी ग्रुप ने खुद एक गलत खबर लगाने पे क्रिमिनल केस कराया हुआ है, पर्चा दर्ज कराया हुआ है थाने में। मैं चाहूं तो सारे पाकिस्तान में करा सकता हूं। मेरे खिलाफ तो रोज अखबार में उसमें गलत बातें लिखी जाती हैं, मेरे लिए तो रोज तज़हीक की बातें लिखी जाती हैं, मुझे गालियां दी जाती हैं। मेरे तो कार्टून प्रोग्राम जो उसके अंदर चलाए जाते हैं वो हैं ही सिर्फ इसी पे फोकस्ड, जिसको हम इंफोटेनमेंट कहते हैं, वो तो तज़हीक है। इसके बावजूद क्या मैं पर्चा नहीं करा सकता? क्या मैं एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता? मेरे खिलाफ, इस शहर के एक साफी के खिलाफ हुई है, क्या मैं वो रास्ता और आपने खुद किए हैं भाई साहब, मैंने नहीं कराई। मैंने तो वो रास्ता इख्तियार नहीं किया, मैंने तो सिर्फ नॉट टू रिस्पॉन्ड का रास्ता इख्तियार किया। ये मेरा हक है और जमहूरी हक है, और मैं जमहूरी तरीके से इस्तेमाल करता हूं, उस पर भी एहतजाज है। ख्वातीन व हज़रात, कल मैं टीवी पे देख रहा था, आज कराची में डॉक्टर इमरान फारूक साहब का की नमाज जनाजा है, उसका सिक्योरिटी प्लान बना, आपने भी देखा होगा। और वो सारा सिक्योरिटी प्लान विद ऑल डिटेल्स कि किस जगह एपीसी होगी, किस जगह कमांडो खड़े होंगे, कौन सी बिल्डिंग पे फलां होगा, जो सिक्योरिटी प्लान बना उसकी टोटल डॉक्यूमेंटेड, वो सारा मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा था कल, मैंने खुद देखा। एंड आई वाज सरप्राइज कि यार इसके बाद सिक्योरिटी प्लान क्या रह गया। नालायकी है हुकूमत की कि वहां से वो लीक हो गया पेपर, लेकिन आप बड़े बड़े तजर्बाकार बंदे हैं जी, आपके बड़े रसायल हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन ये देखिए कि जो चीज आपने दिखाई, ये खबर कहां से है।
भाई ये तो शहर के अंदर जो आज हजारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे, उनकी सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया था, उसको आपने बाकायदा डिटेल्स के साथ, उसकी सारी बाकायदा फिगर्स के साथ, एक एक बिल्डिंग के साथ आपने बता दिया फलां ये प्लान है। हम फिर भी खामोश। अगर ये जर्नलिज्म है तो आप फैसला कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, आपका हक है। अगर मैं ये कहता हूं कि यार इस तरह ना करो, तो इस पर भी एतराज है कि तुम आज़ादी इजहार को सलब करते हो। मुझे कहा गया कि जी हुकूमत जो है वो पैमरा लॉज, बिल्कुल पैमरा लॉज के खिलाफ है। हम आपके साथ खड़े थे इम्तियाज आलम साहब, और आज भी आपके साथ खड़े हैं। मैंने कौन से मीडिया हाउसेस का गला घोंटा है? मुझसे पहले शरी रहमान वजीर इत्तलात थी, उन्होंने एक कोशिश की, एक डायलॉग प्रोसेस किया। उसके बाद मैं आया तो मैंने उस डायलॉग प्रोसेस को कंटिन्यू किया। मैंने कहा जी कि हिंदुस्तान में मुंबई का हादसा हुआ था, 2 दिन बैठ के उन्होंने फौरी तौर पे, उन्होंने कम से कम टेररिज्म के हवाले से अपना कोड बना दिया था, आप भी अपना वॉलंटरीली कोड बना दीजिए। कहा गया ओके। फिर उसमें मीटिंग हुई, जब डिले हो गया तो मैंने कहा मैं गवर्नमेंट के तौर पे, मेरे पास तो वो रूट मौजूद है ना, कोर्ट्स में भी जा सकता हूं कि आपने जनाब ये लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है आपका, पैमरा कोड आपने साइन किया हुआ है, मैं कहता हूं मैं उस पर अमल दरामद नहीं कराना चाहता। जब मुझे कोड नहीं दिया गया तो मैंने हुकूमत के तौर पे अपना रास्ता इख्तियार नहीं किया, मैंने कमेटी बनाई और उस कमेटी में फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को डाला, उसमें आए रहमान साहब को डाला, उसमें डॉक्टर मेहदी हसन साहब को डाला, उसमें इस तरह के लोगों को हमने डाला जो बिल्कुल ना हुकूमत की सुनते हैं ना किसी मीडिया हाउस की, हमारी ख्याल के मुताबिक। और उनसे हमने कहा, मैं उनका मशकूर हूं, उन्होंने मुझे बाकायदा बड़ी डिटेल डिलिब्रेशन करके, मीटिंग्स करके उन्होंने मुझे उस पर अपना एक ड्राफ्ट दे दिया। अब मैं उसके ऊपर आपको भी बुलाऊंगा, मैं एपीएनएस के साथ भी मशावरत करूंगा। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट का लॉ ना आए, आपकी मर्जी से आए, लेकिन ख्वातीनो हजरात, ये तो कोई दुनिया में कानून नहीं कि मेरे लिए तो आप कानून वज़ा करें और आप अपने लिए भी खुद ही करें। मेरा तो आप एहतसाब करें, आप अपने एहतसाब खुद ही करें, कहीं नहीं और कोई नहीं कर सकता। भाई दुनिया में या इस मुल्क के अंदर कानून साजी का एक तरीका है ना, ये पार्लियामान है, ये असेंबलीज हैं, ये आपने चुनी हुई है, इन्होंने बनाने हैं ना कानून इस मुल्क के। अगर अदालतें अपने लिए अलग कानून बनाना शुरू हो जाए, फौज अलग कानून बनाना शुरू हो जाए, सिविल सर्विस अलग कानून बनाना शुरू हो जाए, बाकी सब, और हुकूमत अपने लिए कानून बनाए, मीडिया अपने लिए बनाए, अल्लाह खैर सल्ला, क्या ये वर्केबल है? क्या ये मुतालबा दुरुस्त है? मैं तो नहीं कह रहा मैं बनाता हूं, मैं तो कहता हूं आपसे कंसल्टेशन में बनाएंगे, ये मेरा मुतालबा है। हमने कंप्लेंट कमीशन कायम कर दिए हैं, उसको पब्लिसाइज भी करेंगे, उसको लोगों में और अवेयरनेस की बातें करने की ज़रूरत है ताकि लोगों में ये राइट आए। ये आस्ता आस्ता होता है, जंपों में नहीं। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, बिल्कुल शामी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि जो प्रेस काउंसिल है, पहले तो बहुत साल सवा साल तक तो मैं भी इंतजार में रहा, आपकी तरफ से नाम नहीं आया, अब आपकी तरफ से आ गया, मेरी तरफ से डिले है, और उसमें सिर्फ मैंने चेयरमैन का तकर्रर कराना है। मैंने अपना प्रोसेस शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह जल्द मुझे तवक्को है कि हम उसमें चेयरमैन प्रेस काउंसिल का तकर्रर करके, बाकी मेंबरान के नाम हमारे पूरे हैं, हम उसको चाहते हैं कि ये फोरम बने जो सोसाइटी या गवर्नमेंट और मीडिया के दरमियान जो खींचातानी बनती है या कोई मसाइल आते हैं उसका हल निकालें। और जहाँ तक आप फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल की बात कर रहे हैं, इम्तियाज़ आलम साहब, आपका मीडिया का, पॉलिटिकल फोर्सेस का, सिविल सोसाइटी का ये मुतालबा था कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ की बात करते थे, हमने 18th अमेंडमेंट में उसको राइट टू इंफॉर्मेशन बना दिया, और वो बिल मैंने अपनी कमेटी के साथ मीटिंग की है इसी सेशन के दौरान या सेशन के फ़ौरन बाद। वो कमेटी हमारी नेशनल असेंबली की जो है वो आपको भी बुलाएगी, मुझे भी बुलाएगी, मीडिया को भी बुलाएगी, और बैठ के जो ड्राफ्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, आपकी तजावीज़ भी आई हुई है, एक ड्राफ्ट बिल हमारे पास हमारे तरफ से भी मौजूद है, लेकिन हम उसमें मुशावरत करने के बाद एक कंसेंसस बिल आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, और हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द वो बिल पास हो। लेकिन उसके भी कुछ फोरम बनने हैं, और अब हमने कैरी लूगर बामन में बिल में जो सपोर्ट आ रही है, इसके ज़रिए भी एक फोरम हम बना रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, वो है आपका डाटा बैंक। गवर्नमेंट की जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो आवाम तक कैसे पहुंच पाएगी, आप चाहते हैं। और ये भी ख़वातीन हज़रात ज़रूर देखने वाली बात है कि अगर किसी ऑफिस के अंदर इतला लेने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक ही दिन में 50 लोग चले जाए तो क्या वो दफ्तर चल सकेगा? क्या उस दफ्तर के अंदर इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकेगी? और अगर आपको ये नहीं पता तो कौन फैसला करेगा? या जिस बंदे से आप पूछ रहे हैं उस क्लर्क को नहीं पता, उस बाबू को नहीं पता
कि जी इस चीज़ को मैं लोगों को दे सकता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता हूँ कि नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी उसमें होती हैं। उसके लिए हमने डाटा बैंक जो है वो एक्सपीडाइट कर रहे हैं। इसी महीने में नवंबर में उसका LOI इशू हो रहा है और 1 साल के अंदर अंदर वो डाटा बैंक बन जाएगा। जब डाटा बैंक हमारे पास मौजूद होगा, उसके ज़रिए, क्योंकि सारी गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड होगा वो उस डाटा बैंक पे आ जाएगा और उसके ज़रिए कैप्स करके एक सिस्टम हम बना देंगे। अदरवाइज इंफॉर्मेशन राइट होना और इंफॉर्मेशन लेना दोनों के दरमियान एक गैप है कि आप इंफॉर्मेशन लेंगे किस तरह। एक तरीका तो यह है कि आप मेरे दफ्तर में आए, हाँ आप बताओ भाई इन्फॉर्मेशन के वजीर हो, तुम बताओ मेरी इतला है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सेक्रेटरी के पास चले जाते हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी लोग, पब्लिक अगर 50-100 बंदा डेली किसी दफ्तर में किसी वजीर किसी सेक्रेटरी के पास चला जाएगा, तो आप बताइए क्या ये फिजिबल होगा? तो उसके लिए हमें फोरम्स बनाने हैं, वो भी आपसे मशावरत से बनाएंगे। मुझे ये कहा गया है, मैं यहां पे आपको आखिरी गुजारिश ये करनी है कि ख़वातीन व हज़रात, मीडिया का काम क्रिटिसिज्म है, मीडिया का काम आगाही है, अवेयरनेस है, गवर्नमेंट के ऊपर वॉच डॉग है। लेकिन सिर्फ क्रिटिक नहीं होना चाहिए, मीडिया को सजेस्टिव भी होना चाहिए। हम सजेशन को पार्लियामान से और मीडिया से और पूरी सोसाइटी से ओपनली वेलकम करते हैं कि जिस तरह शामी साहब ने कहा कि हर चीज़ का एक तारीख पहलू ही नहीं देते जाना चाहिए, कुछ सजेशन भी दे देनी चाहिए। और अगर हम आपकी सजेशंस को ऑन ना करें, उनको वेलकम ना करें, उनको पार्टी पॉलिसीज़ में इंसर्ट ना करें, तो हम जिम्मेदार। लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि इस क्रिटिक रोल के साथ साथ एक सजेस्टिव रोल भी मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है और मीडिया का आज़ाद होने के साथ साथ जिम्मेदार होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जिम्मेदारी किस तरह होगी, इसका फैसला आप खुद फरमा सकते हैं, मैं उस पर कोई राय नहीं दे सकता। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा, मुझे कहा गया यहाँ पे कि गवर्नमेंट अपने राइट्स इस्तेमाल करती है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ये चाहे कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर, मैं APNS के साथ इस मामले पे इस वक्त इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उस पर हमारी कॉरस्पॉन्डेंस और उनसे हम मशावरत कर रहे हैं कि हम जो इश्तिहार जो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, जो गवर्नमेंट का बड़ा टूल होता है, उसकी भी मैं थोड़ी सी तफसील आपको बयान करता हूँ थोड़ी देर में। तो हम चाहते हैं कि वो इश्तिहार हम छोड़ दें। वैसे तो शामी साहब ने हमसे पहले इश्तिहार ले लिए। इश्तिहारात का सिस्टम यह है कि इश्तिहार अब फेडरल गवर्नमेंट की वजारत इत्तलात के पास नहीं होते, वो डीरेगुलेटेड है। हर वजारत, हर इदारा खुद अपने इश्तिहार देता है, वो वजारत इत्तलात का पाबंद नहीं है। मैंने इनको कहा था कि जी इसको स्ट्रीमलाइन करने दीजिए, क्योंकि मुझे तो ये नहीं पता होता कि कौन से इदारे का बजट कितना है एडवर्टीजमेंट का और वो इश्तिहार कितना दे रहा है, और उसके बाद फिर मेरे इदारे वाले भी कुछ ना कुछ अपना काम डालते हैं, उसमें एडिशन कर देते हैं और पता चलता है कि साल के आखिर में कि जी इस साल का मुख्तलिफ इदारों का बजट जो था वो 5 अरब था, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 7 अरब हो गया, या 10 करोड़ था तो 15 करोड़ हो गया खर्चा, और वो फिर एक्यूमुलेट होता है। फिर 2000 से लेकर 2008 तक का बजट मुझे शामी साहब पकड़ाते हैं कि 971 मिलियन हमारा पेंडिंग पड़ा है, निकाल के दो हमें गवर्नमेंट से, जो मेरे दौर का नहीं है। तो मैंने इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपसे भी गुजारिश की थी, अब भी APNS जो बैठे हैं आपके साथी, उनसे भी गुजारिश की है कि इसको स्ट्रीमलाइन करने दीजिए। हम चाहते हैं कि डेली जो मीडिया हो वो वेबसाइट पे जाए, आपको पता हो, और अगर आप चाहें मुझे इजाजत दें CPNE और APNS, तो मैं आपकी ABC सर्कुलेशन को बिल्कुल 100% आपके मर्जी के मुताबिक उसका पूरा मैं ऑडिट करा देता हूं और उसके मुताबिक मैं इश्तिहार दे दिया करूंगा, उसके मुताबिक मैं बिल दे दिया करूंगा। मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझसे मुतालबे उतने करें जितने मैं कर सकूं और आप मुझसे करवा सकें। तो ख़वातीन व हज़रात, जहाँ तक हमारे आखिर में उन दोस्तों का, शम्सुल इस्लाम साहब ने बड़ी वो बातें कह दी जो मेरा दिल कर रहा है कहने को, लेकिन मैं कह नहीं पाता। लेकिन उनको ये राइट है, वो यहाँ खड़े होकर अपने फोरम पे, क्योंकि वो इस फोरम को खुद रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा उनकी बात में वजन भी है। मैं कहूँ तो गवर्नमेंट का नुक्ता नज़र आ जाता है, लेकिन ख़वातीन व हज़रात इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आज मीडिया हाउसेज के अंदर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में, आपने पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटे हैं वो हकूक नहीं देते, जो बड़े हैं उन्होंने पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी कर दी हैं। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट करते हैं, वो अपनी है, एक इदारा खड़ा हुआ है उसी बिल्डिंग के अंदर, उसका दफ्तर है, वो हायरिंग करता है और दूसरे इदारे को मुलाजम दे देता है।
ताकि लेबर लॉ उस पर लागू ना हो सके। ऐसा होता है ना जी। तो मेरी गुजारिश यह है कि इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दीजिए। मैं इसको रिफॉर्म करना चाहता हूं। मैं तो मजदूर के, और पाकिस्तान के अंदर हमारी हुकूमत जब भी आई है, हम मीडिया को एज इंडस्ट्री भी सपोर्ट करना चाहते हैं और करते रहे हैं। और हम जर्नलिस्ट को, वो जर्नलिस्ट नॉन वर्किंग जर्नलिस्ट हो, वो जर्नलिस्ट हो, वो अखबार का नॉन जर्नलिस्टिक वर्कर हो, इवन देन सभी हमारे लिए मोहतरम, सभी को सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए इदारे जो करेंगे। कानून सिर्फ उनके लिए इतना ही बन जाए, वो लेबर लॉ के तहत आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब ये एग्जेम्पशंस अगर मैं विड्रा करता हूं तो सबसे बड़ा इतराज आपका आएगा मुझ पर। फिर मुझे मेरे हाथ बंधे कहाँ होते हैं कि मेरे खिलाफ जो खबर लगती है ना, वो ये होती है कि ये तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने अब अपने जनाब चाले चलने शुरू कर दिए, चाबियां मरोड़नी शुरू कर दी। भाई किसकी चाबी मरोड़ी आज तक हमने? बताएं तो सही ना, किसके हमने हाथ टाइट किए हैं? जहां तक आपके फोरम का ताल्लुक है शमस साहब, आप इस बात के गवाह हैं। मैंने अपने उन जर्नलिस्ट साथियों के लिए आपकी मशावरत से हमने कोशिश की थी। कुछ हमारी मजबूरियाँ, कुछ साथी हमारे यहाँ पे नहीं थे। मैंने परसों भी उन्हें कहा था कि इस पे फ़ौरन एक मीटिंग रखें। हमें जो हमारा जर्नलिस्ट विक्टिम फंड है उसकी मंजूरी मौजूद है, उसके हमने नॉर्म्स बनाने हैं, जो उसका तरीकाकार बनाना है वो बनाएं। और हमने ये कोशिश शुरू की थी, ये मुतालबा आपका भी नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो, मैं इसको कोई लेना नहीं चाहता क्रेडिट, लेकिन ये आपका मुतालबा नहीं था। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आए हम जर्नलिस्टों की एक ग्रुप इंश्योरेंस करा देते हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी जर्नलिस्ट को उस हादसे का सामना करना पड़े तो वो एक कलेक्टिव जो हमारी इंश्योरेंस होगी अगर पूरे मुल्क के अंदर, उसके लिए भी, और उसमें वो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। उसमें लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों शामिल होंगी। और उसके भी हमने कोड बनाना है। मैं उसके लिए, आई एम वेटिंग फॉर दैट। मैं उसके लिए तैयार हूँ, उसके लिए हमारी तरफ से मुकम्मल तौर पर तैयारी है। और तीसरी सूरत हाल ये थी कि हमने पाकिस्तान के वर्कर को जो हकूक़ दिए हैं वो हम पाकिस्तान के जर्नलिज्म के जर्नलिस्ट जो हमारे साथी हैं या नॉन जर्नलिस्ट जो वर्कर हैं उनको भी वो राइट देना चाहते हैं। और हमने वजारत लेबर से ये बात अप्रूव करा ली है, आपके इल्म में है कि हम EOBI में आपके तमाम वर्कर्स को, और ये भी हमने उसका मोड तय करना है कि EOBI में रजिस्टर होंगे आपके इदारे जिनकी तादाद, जिनमें वर्कर्स 1000 होता है, EOBI में उसकी तादाद 80 होती है या 50 होती है। और हमने ये फैसला किया है कि अगर हम कानून, क्योंकि वो तो आ जाता है आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफ़त के ज़मरे में, लिहाजा हम इदारों को मजबूर नहीं करते। हम ये करते हैं कि PFUJ या लोकल जो आपके प्रेस क्लब्स हैं वो मिलके हमारे साथ, हम इनकी सर्टिफिकेशन से EOBI में रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। और जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिविजुअल खुद कर ले या वो तंजीम कर ले, और उनको वो सारे बेनिफिट जो एक मजदूर को हासिल हैं वो मिलने चाहिए, जिसमें हाउसिंग है, जिसमें बच्चों की तालीम है, जिसमें इलाज है, वो सारे फ़वाइद जो एक मजदूर के लिए पाकिस्तान के कानून में मौजूद हैं वो उनको भी मिलने चाहिए। इसके अलावा भी वर्किंग जर्नलिस्ट या जो नॉन जर्नलिस्ट हमारे साथी हैं, वर्कर्स हैं, वो उनके लिए जो काम भी हो सकेगा, मैं इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करने के हक में हूँ, लेकिन उसके लिए जो काम भी हो सकेगा, मेरी जमात, मेरी हुकूमत उसके लिए तैयार है। मैं ख़वातीन व हज़रात आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने बड़े सब्र से मेरी बातें सुनी। बहुत सारी बातें रह गई, लेकिन फिर इंशाल्लाह कभी करूँगा ज़रूर। मैं आखिर में फिर आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम में मुझे शिरकत की दावत दी। और आखिरी गुजारिश, मुझे एक चिट आई थी, वो वेज बोर्ड अवार्ड की थी। उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना है, बड़ी खूबसूरत बात मेरे साथी ने कह दी, मैं कुछ नहीं कहूँ तो अच्छा है। और वो यही है कि वेज बोर्ड अवार्ड के ऊपर मैं आपके साथ हूँ। उसमें जो हर्डल है उसके बारे में अगर मैंने यहाँ जिक्र किया तो मुझ पर कंटेम्प्ट लग सकती है। थैंक यू।